Okay, Assalamualaikum class. So in our last lecture we have solved all the problems of हमने लास्ट लेक्चर में बेटा डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साइन नंबर सॉल्व कर लिए थे, जिसमें से ये प्रॉब्लम 16 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल था, ये भी हो गया था हमारा। और यहाँ पर मैंने आपको तफसील से बता दिया था कि हाउ टू कन्वर्ट ग्रेटिंग एलिमेंट टू लाइंस पर मिलीमीटर और लाइंस पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की सारी टेक्निक्स आपने बता दी थी। क्योंकि ये सवालात ये 2019 में आ चुका है, तो आई थिंक इस साल यंग डबल स्लिट या फिर डायफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमने सारी तफसील से बात कर ली थी। फिर हमने एक्सरे डायफ्रैक्शन में आपको जो है वो ये बता दिया था कि एंगल को डिग्री और मिनट्स को और सेकंड को आपस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो कल सारी तफसील से बात हो गई थी। और ये एक न्यूमेरिकल जो रह गया था, ये मैंने आपको उसका सोल्यूशन जो है वो व्हाट्सएप कर दिया था, वहाँ से देख लीजिएगा इसको। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, नाउ द ओनली टॉपिक विच इज़ रिमेनिंग इज़ न्यूटन रिंग्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। तो बेटा आज हम इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म स्टार्ट करेंगे टॉपिक। तो इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म के लिए इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म यहाँ पे जो हम थिन फिल्म कह रहे होते हैं, तो थिन फिल्म का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर लेयर बन रही है मीडियम में, यानी कि दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के दरमियान कोई लेयर बन जाए, तो उससे हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में एयर है, यहाँ पे भी एयर है और बीच में कोई एक मीडियम आ रहा है, कोई वाटर भी हो सकता है, ये ऑयल भी हो सकता है। और इतनी थिन लेयर होनी चाहिए इस मीडियम की, कंपेरेबल विद दी वेवलेंथ, यानी कि ऑर्डर ऑफ द एक्सपोनेंट -7 मीटर की होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि ये एक थिन फिल्म का काम कर रही है। इसको हम क्या कहते हैं? थिन फिल्म। व्हेन अ लेयर ऑफ मीडियम विद डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म बिटवीन अ लेयर ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड थिन फिल्म। ठीक है, एक लेयर बन रही है दो मीडियम्स के दरमियान, तो सेम मीडियम्स के दरमियान, उसको हम क्या कह सकते हैं? थिन फिल्म कह सकते हैं। थिन लेयर बन रही है। थिन फिल्म जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के। तो वहाँ पे होता क्या है थिन फिल्म की, थोड़ी सी पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाया था कि इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म हमारे पास होता क्या है। तो पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक थिन लेयर बन रही है, मान लीजिए ऑयल है या लिक्विड है, वाटर, और यहाँ पे भी एयर मौजूद है और यहाँ पर भी एयर मौजूद है। तो इसमें होता क्या है कि जब लाइट रेस पे इंसिडेंट होती है, मिसाल के तौर पे ये लाइट रे है, अब लाइट रे को जैसे ही कोई दूसरा मीडियम मिलता है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट भी होती है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट रे यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट भी होगी और ट्रांसमिट भी होगी। तो ये वाली लाइट जो है यहाँ से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को उसने ओबे किया। ये पार्ट 1 है। अब इसका कुछ हिस्सा ज़ाहिर सी बात अंदर पेनिट्रेट भी करेगा। ये पेनिट्रेट हुई, फिर ये ऊपर आई और फिर इसने भी डायरेक्शन चेंज की और इस तरह से। तो जब बेटा लाइट रे आती हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी लाइट रे ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर मतलब लाइट मीडियम, डेंसर का मतलब हार्ड मीडियम। तो बेटा उसमें फ़र्क क्या आता है? इट्स क्रस्ट विल बिकम ट्रफ। वहाँ पे 180 डिग्री का जो है फेस चेंज आ जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं फेज रिवर्सल। फेज का मतलब एंगल, फेज रिवर्सल, व्हाट वी कॉल इट? फेज
रिवर्सल, इसको हम कहते हैं बेटा फेज रिवर्सल। और सिमिलरली जब लाइट रे फ्रॉम डेंसर टू रेयर मूव करती है मीडियम, तो वहाँ पे उसका क्रस्ट भी क्रस्ट ही रहता है और उसका ट्रफ भी ट्रफ रहता है। नो फेस चेंज, नो फेस चेंज। तो बेटा यहाँ पे होता क्या है कि देखें, ये जो लाइट रे आई, लाइट रे 1 रिफ्लेक्ट हुई इस मीडियम से और लाइट रे 2 रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से। तो यहाँ पे जिसको मीडियम मिला तो ये कैसे एंटर हो रही थी, एयर टू ऑयल, यानी रेयर टू डेंसर हो रही थी यहाँ से, रेयर टू डेंसर। तो यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री का फेस चेंज आ जाएगा। ये 180 डिग्री का मतलब क्या है, जैसे आपको मैंने बताया था कि कोई भी लाइट रे जो है उसमें ये जगह 90 होती है, ये जगह होती है 180। तो 180 का मतलब उसका क्रस्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जब ये लाइट रे आ रही होती इस तरीके से, ये आ रही है, यहाँ पे आया क्रस्ट, तो रिफ्लेक्ट होके जो जाना था ये क्रस्ट आया है, तो रिफ्लेक्ट होके जाना किसको था, क्रस्ट को ही जाना था, लेकिन यहाँ से गया क्या, ये ट्रफ बन गया। ये क्या बन गया, ट्रफ। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, फेज रिवर्सल आया, क्योंकि यहाँ एयर से लाइट रे किस में ट्रैवल हुई थी, ऑयल पे या लिक्विड पे या कहीं ग्लास पे, किसी डेंसर मीडियम पे गई थी। फिर जो रे 2 अंदर गई है वो क्या हुआ, जब उसका जो है वो लिक्विड में ट्रैवल कर रही थी या ग्लास में ट्रैवल कर रही थी या ऑयल में ट्रैवल कर रही थी, ट्रैवल करने के बाद अब उसका फिर मीडियम चेंज हो रहा है, बाहर एयर आ रही है। तो ये जो कोलिजन है ये क्या है, डेंसर टू रेयर है, तो इसमें नो फेस चेंज, नो फेस चेंज। तो यहाँ से जो लाइट ये रिफ्लेक्ट हुई है, अब इसके पास जो भी पहुँचा हो, इसके पास अगर क्रस्ट पहुँचा होगा तो वो क्रस्ट बन के ही रिफ्लेक्ट हुआ होगा। और इस वजह से होता क्या है कि लाइट रे इनमें 180 डिग्री का, इन दोनों वेव 1 में और वेव 2 में कितने का फ़र्क आया था, 180 डिग्री का फेस चेंज आया था। तो इससे जो नॉर्मल कंडीशन हमने यंग डबल स्लिट में पढ़ी थी कि नॉर्मल कंडीशन में जो इंटरफेरेंस हो रहा होता है उससे थोड़ा सा यहाँ पे 180 का फेस चेंज यानी कि 180 का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जो अब इंटरफेरेंस पैटर्न, जाहिर सी बात है इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे ये लोग कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव करके, तो इस फेज़ रिवर्सल की वजह से जो यंग डबल स्लिट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी वो यहाँ पर चली जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे, और यंग डबल स्लिट में यानी कि नॉर्मल इंटरफेरेंस में जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी वो यहाँ चली जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, इस फेज़ रिवर्सल की वजह से। वरना बिल्कुल नॉर्मल इंटरफेरेंस होता है जैसा हमने यंग डबल स्लिट में पढ़ा था। तो आई होप दोबारा सुन लीजिए कि जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर मूव करती है मीडियम में, तो वहाँ पे जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसका क्रस्ट जो है वो ट्रफ बन जाता है, 180 डिग्री फेस चेंज आ जाता है, या λ/2, ये आधी वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं, λ/2 कहते हैं। पूरी वेवलेंथ लैम्डा होती है ना, तो λ/2 का क्या आ जाता है, पार्ट डिफरेंस आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। और ये जो थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों वेव का हम पार्ट डिफरेंस निकालें तो पार्ट डिफरेंस बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास के, ये रे 1 में और रे 2 में जो फ़र्क आ रहा है रास्ते का, तो रे 2 ने अगर हम मान लें कि ये T डिस्टेंस अंदर जाने का और फिर T डिस्टेंस वापस आने का एक्स्ट्रा कवर किया, इसको मैं ज़रा और तफसील से बताता हूँ आपको इस डायग्राम को। देखिए मैं इसको ज़रा सा बड़ा करके बना रहा हूँ। बेटा यहाँ पे ये लाइट रे आई, जाना सीधा था लेकिन देखिए यूँ हो गई, बैंड हो गई, इसको जाना यूँ था, तो ऐसे ही बनाएगा इसको लाइट को, डायग्राम को बुक में डायग्राम शायद इस तरह भी बनेगी कि लाइट रे सीधी आ रही है, ये चली गई और ये यूँ आई और यूँ चली गई, ये गलत है, इसको बैंड करना होगा आपने।
तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रे 1 है, फिर ये अंदर गई, इधर आई, फिर ये दोबारा बाहर की तरफ गई, ये रे 2 है। तो यहाँ फेस चेंज हमेशा किस में आता है, जो रेयर टू डेंसर होती है। तो ये बेटा एयर थी हमारे पास, ये मान लीजिए ग्लास है, और ये फिर यहाँ पे एयर। तो यहाँ पे वेवलेंथ यूँ आ रही थी, ये क्रस्ट आया, क्रस्ट टकरा के क्या हो गया, यहाँ से ट्रफ बन के रिफ्लेक्ट हो गया, ट्रफ बन गया। आया कौन सा, क्रस्ट, ट्रफ बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 180 डिग्री फेस चेंज आया। अच्छा, जब ये रेज जो है बेटा अंदर ट्रैवल करेगी तो जाहिर सी बात है अंदर डेंसर मीडियम में लाइट की वेवलेंथ कम हो जाती है। अब यहाँ पे इस पर क्रस्ट पड़ा है तो क्रस्ट ही रिफ्लेक्ट होगा, और जब ये डेंसर से रेयर में आती है तो कोई चेंज नहीं आता उसमें, हाँ वेवलेंथ बढ़ जाती है। अब ये जब आपस में इंटरफेयर करेंगे तो इनमें जो कंडीशन चल रही होगी वो इस तरह की चल रही होगी। देख रहे हैं यहाँ पे क्रस्ट पे क्या रेट रखा है। तो अब जो इनमें आपस में इंटरफेरेंस होगा वो हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहते हैं उसको। ओके, तो बेटा हमने यंग डबल स्लिट में पढ़ा था, तो यहाँ पे इसका जो पार्ट डिफरेंस आता है बेटा, रे 2 ने कितना एडिशनल फासला कवर किया है। रे 2 ने देखें, यहाँ देख लीजिए, रे 1 तो यूँ चली गई, रे 2 यहाँ एंटर हुई, फिर यहाँ से निकली, फिर इधर आई। तो ये जो इसका रास्ता है जाने का और फिर अंदर आने, अंदर पहले गई और फिर अंदर से निकलने का, यानी ये थिकनेस टी के बराबर है, और ये थिकनेस बहुत ही बारीक है, बिल्कुल समझ लें एक लाइन के बराबर। तो इस लाइन की थिकनेस अगर टी है तो बेटा इसके इस डायगोनल फासले को भी और इसके इस लीनियर फासले को भी हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, यानी कि जाने का फासला भी टी और आने का फासला भी टी। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2t। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, रे 1 और 2 के दरमियान 2t। तो थिन फिल्म में जो पार्ट डिफरेंस आपको मिलता है उसको हम 2t कहते हैं। क्या कहते हैं, 2t। ओके, अब ज़रा इनकी कंडीशन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो यंग डबल स्लिट्स होती हैं उसमें जो इंटरफेरेंस था, तो बेटा उसमें हमारे पास इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना होता था, तो वहाँ पे पार्ट डिफरेंस बराबर होता था एम लैम्डा के, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता था, एम प्लस हाफ लैम्डा। अब यहाँ पर क्योंकि फेज़ रिवर्सल आ चुका है, क्या आ चुका है, फेज़ रिवर्सल। तो उस फेज़ रिवर्सल की ऐसे क्या होगा बेटा कि हमारे पास जो है यहाँ थिन फिल्म में जो इंटरफेरेंस होगा, तो बेटा यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो जो नॉर्मल कंडीशन का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था तो नॉर्मल कंडीशन का जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था वो इधर आ जाएगा। ये सब क्यों हुआ है, फेज़ रिवर्सल की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का फेज़ आ गया जिसने हर कंस्ट्रक्टिव को डिस्ट्रक्टिव कर दिया और डिस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव कर दिया, एक चीज़ में फ़र्क आ गया। तो फेज़ रिवर्सल की वजह से ये सब होता है। और फेज़ रिवर्सल कितने में आता है,
दोनों में आता है या एक में आता है? अगर दोनों में आता है तो फिर तो नॉर्मल ही रहती कंडीशन। देखें ये वेव ऊपर वाली जो है उसमें 180 का फ़र्क आ गया, बाकी नीचे वाली वेव नॉर्मल चल रही है। तो देखें कि रास्तों में फ़र्क आ चुका है। क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा है, ट्रफ पे क्रस्ट आ रहा है। किसी और एंगल पे क्रस्ट भी आ रहा होगा। अगर मैं एंगल चेंज करता जाऊँ उसका वेव का और इसको टेपर करता जाऊँ तो फिर और फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा पार्ट डिफरेंस कितना है हमारे पास? 2t है। तो 2t बराबर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये बन जाएगी बात। 2t बराबर हो जाएगा m प्लस हाफ लैम्डा के, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा हमारे पास? 2t बराबर हो जाएगा m इंटू लैम्डा की। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास जो है थिन फिल्म में जो इंटरफेरेंस होता है तो वहाँ पर नॉर्मल कंडीशन का जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो थिन फिल्म में डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, और नॉर्मल कंडीशन इंटरफेरेंस में जो होती है यानी कि यंग डबल स्लिट वाली, वो थिन फिल्म में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होती है वो थिन फिल्म के क्या चली जाती है? कंस्ट्रक्टिव को चली जाती है। और ये किस वजह से हुआ है? सिर्फ और सिर्फ फेज़ रिवर्सल की वजह से हुआ है। इन दोनों वेव में 180 डिग्री का फेज़ चेंज आ चुका है। तो जहाँ पहले कंस्ट्रक्टिव मिलता था वहाँ डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। जैसे यंग डबल स्लिट में हमेशा सेंटर पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलता था, मैंने बताई थी बात। सेंटर पर वेव्स का जो पार्ट डिफरेंस होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे भी आपको कंस्ट्रक्टिव मिलता था वहाँ पे यंग डबल स्लिट में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको सेंटर फ्रिंज हमेशा डार्क मिलेगा। अभी हम देखेंगे न्यूटन रिंग से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र भी आएगा। अब थिन फिल्म की मैं आपको कुछ एप्लीकेशन या एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जहन में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम एक और चीज़ लिखते हैं कि वेवलेंथ को हम लैम्डा एन लिखते हैं। लैम्डा एन का मतलब ये होता है कि वेवलेंथ किस मीडियम में से पास हो रही है। यहाँ ग्लास में से पास हो रही है, एयर में से पास हो रही है, तो हम उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर रख देते हैं, डिपेंड करते हैं। तो हम अगर एयर फिल्म की बात करेंगे तो एयर फिल्म में हमारे पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का जो है 1 आ जाएगा, तो इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ यहाँ ग्लास है तो यहाँ ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है कि लाइट वो किस मीडियम में उसका थिन फिल्म इंटरफेरेंस के तौर पे एक्ट कर रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसकी सोची वीडियो देख लेते हैं। ये देखें, ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा। तो बेटा ये एक एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ये एयर बबल यानी जो पानी के जो बबल्स बनते हैं, इनमें देखें आपको इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न यानी कि रेनबो कलर्स का पैटर्न नज़र आता है। ये भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस है। ये देख लीजिए, ये सब क्या है? थिन फिल्म इंटरफेरेंस के पैटर्न बन रहे हैं हमारे पास। इसके अलावा आपने देखा होगा रोड पर अगर कहीं ऑयल पड़ा हो इस तरह का पैटर्न बनना शुरू हो जाता है वहाँ पे। ये भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस है। ये जो डिस्क होती है हमारे पास डीवीडी, ये भी एक तरह का थिन फिल्म इंटरफेरेंस का ही काम हो रहा होता है इसमें भी। ये जो मोर का पर है इसमें इतने प्यारे कलर्स जो बन रहे होते हैं, ये भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस की ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अक्सर देखा होगा आपने, जैसे रोड पे देखें आप इस तरह का पैटर्न बन रहा है। बारिश हो गई है या ऑयल पड़ा हुआ है तो जब उस पर लाइट रे पड़ती है तो वो इस तरह का आपको पैटर्न शो करती है।
तो ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस, यहाँ तक कि अगर आप कैलकुलेटर का स्क्रीन भी प्रेस करें तो उसके ऊपर भी जो पैटर्न बनता है वो भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस ही बन रहा होगा। ये देखा होगा आप लोगों ने, अक्सर रोड पे ऑयल वॉयल पड़ा हुआ हो, बारिश हो जाए, पानी हो, तो उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है या रेनबो का बनना, ये सब थिन फिल्म इंटरफेरेंस की ही कंडीशन है। ठीक, ये देखें, दो ग्लासेस को लिया, उनके दरमियान अगर हम सोप रख दें और उनको प्रेस करें, जैसे बायो वाले बच्चे उनके पास जो होती है बायो लैब में लिड्स होती हैं, उन ग्लासेस के दरमियान अगर आप कोई सोप कोई भी आप हल्का सा वो रख दें, उसको प्रेस करें तो उसमें भी इस तरह का पैटर्न बनने लगता है। ये सब थिन फिल्म इंटरफेरेंस की ही हमारे पास एग्जाम्पल है। देखें, ठीक है, तो जो इस स्टोन की शक्ल है, ये जो हमारे पास एक डिक्सन है, इसमें इन सब में आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रिच है, इन सब में आपको जो है एक तरह के जो इतने कलर नज़र आ रहे हैं, सब बिट इंटरफेरेंस की ही थिन फिल्म की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। बटरफ्लाई के जितने खूबसूरत पैटर्न बन रहे होते हैं तो वो भी उसी की मिसाल है। ये देखें, सोप बबल, कैसोलिन पिल्स ऑन वाटर, यहाँ पे जितने अच्छे पैटर्न आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं सब हमारे पास, यहाँ तक कि इस बटरफ्लाई के पैटर्न भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस की ही, इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन की एग्जाम्पल है। अच्छा जी, ये थोड़ी सी एक वीडियो देख लेते हैं। For example, you must have seen oil spills on roads. They give colorful patterns. ओके बेटा, तो यहाँ पे हम लोग जो है इंटरफेरेंस थिन फिल्म की कुछ मिसाल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, रोड पे ये पड़ा हुआ है, Patterns or colors in soap bubbles, or sometimes you can even see them in insects. A beautiful example is the blue morpho butterfly. It turns out they don't really have that blue pigments. Then what gives them this striking color? Interference of thin films. So we will deal with now we want a light, and but some part of these two rays of Hi students, this animation and description would help you to learn physics even more easier and better. Colors of thin films. Everyone is familiar with the brilliant colors exhibited by a thin oil film spread on the surface of water and also by a soap bubble. These colors are due to interference between light waves reflected from the top and the bottom surfaces of thin films. When the white light is incident on a thin film, the film appears colored, and the color depends upon the thickness of the film and also the angle of incidence of the light. Thank you for watching. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने इंटरफेरेंस थिन फिल्म की कुछ सैम्पल्स देखे। लेक्चर कंटिन्यू है पिछले वाला लेक्चर ही, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया था कि यंग डबल स्लिट की कंडीशंस जो है वो यहाँ पे रिवर्स हो जाती हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस में। आपके पास जो है वो तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में बेटा हमारे पास जो
नॉर्मल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे चला जाता है, और यंग डबल स्लिट में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो थिन फिल्म में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे चला जाता है। यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होता है दोनों वेव्स के दरमियान वो 2T होता है, और पार्ट डिफरेंस 1 और 2 के दरमियान 2T है। इसी के हिसाब से फिर हम इसको 2T = m + ½ लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के लिए और 2T = m लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव। ये क्यों हुआ? फेज़ रिवर्सल की वजह से। और फेज़ रिवर्सल एक वेव में आता है, दोनों में नहीं आता। इस पर MCQs भी आते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, न्यूट्रॉनिक्स पे तो अभी हम आएंगे, पहले थिन फिल्म की बात कर लेते हैं। तो देखिए थिन फिल्म में द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सोप बबल इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। ठीक है जी। द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन गई। क्यों? रिवर्स इन केस ड्यू टू थिन फिल्म। ये किस वजह से हुआ है? ये हुआ है फेज़ रिवर्सल। और फेज़ रिवर्सल कितने इसमें आया है? सिर्फ एक हिस्से में आया है वेव के, दोनों में आया है? तो बेटा फेज़ रिवर्सल सिर्फ एक में आता है, वेव 1 वेव 2 दोनों में नहीं आता। फेज़ रिवर्सल सिर्फ एक वेव में आता है जो रेयर टू डेंसर ट्रैवल करती है। इसका ख्याल रखिएगा। When light falls on a thin film, colors appear due to interference। ठीक है जी। The condition of interference in thin film is reversed because of phase reversal। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो in thin film destructive interference is an integral multiple of wavelength। ये देख लीजिए क्या कह रहे हैं। तो बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है हमारे पास, ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है थिन फिल्म में, वो क्या है? m लैम्डा। m लैम्डा का मतलब क्या होता है? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो हम इसको लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1 2 3 4 नंबर आ रहा है ऑफ किसका है? लैम्डा। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा वहाँ यंग डबल स्लिट में या नॉर्मल इंटरफेरेंस में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन होती है, लेकिन थिन फिल्म में ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो गई। तो ये अच्छे MCQs थे, थोड़े डिफ़िकल्ट थे, मैंने आपको बता दिया। अब इनको देख लीजिएगा सही से। ठीक है जी। अब मैं आ रहा हूँ आपके पास न्यूटन रिंग्स के ऊपर। लास्ट टॉपिक है हमारे पास इसका। तो बेटा थिन फिल्म का मैंने टॉपिक कवर कर लिया है। यहाँ पे ये बता दिया मैंने आपको कि पार्ट डिफरेंस 2T जो है वो कंस्ट्रक्टिव के लिए किसके बराबर आता है? m + ½ लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए किसके बराबर आता है? 2T = m लैम्डा। सही। तो देखें डायग्राम एग्जाम में इस तरह की बनानी होती है। जो मैंने वेव वाली फॉर्म में बनाई ना, इसे आपको समझाने के लिए बताइए। आप उसमें सिर्फ रे डायग्राम बनाएंगे, वेव डायग्राम नहीं बनाएंगे। ये रे डायग्राम सिर्फ लाइन की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि जो एयर से ऑयल पर पड़ी है उसमें फेस चेंज आया 180 का। जो फिर ऑयल से एयर की तरफ से रिफ्लेक्ट हुई है उसमें कोई फेस चेंज नहीं आया। अब बेटा हमारे न्यूटन रिंग्स के ऊपर, न्यूटन रिंग्स की एप्लीकेशन है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म बाय, ये न्यूटन साइंटिस्ट ने ही इस पर काम किया था। तो सबसे पहले न्यूटन रिंग्स के हम सेटअप को देख लेते हैं कि न्यूटन रिंग्स हमें जनरेट कैसे होंगे, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो न्यूटन रिंग्स के लिए सेटअप के लिए बेटा हमें एक लाइट सोर्स चाहिए जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखेंगे, सो दैट इट विल बिकम रेज उसकी पैरेलल हो जाएंगी। फिर एक 45 डिग्री के एंगल पर हम एक ग्लास प्लेट को प्लेस करेंगे, जिससे ये लाइट जो है वो रेज जो है वो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट भी होंगी और रिफ्रैक्ट भी होंगी। और नीचे रखा हुआ होता है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक ग्लास स्लैब। और फिर यहाँ से जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है, और सेंटर जिसका डार्क होता है। जैसे यंग डबल स्लिट में सेंटर ब्राइट होता था, लेकिन न्यूटन रिंग्स में सेंटर डार्क होगा, क्योंकि यहाँ पे फेज़ रिवर्सल आ चुका है। तो जहाँ पहले कंस्ट्रक्टिव हुआ करता था वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले मैं इसके आपको सेटअप बताया था कि न्यूटन रिंग्स का सेटअप कैसा है हमारे पास, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमें न्यूटन रिंग्स जो बन रहे हैं ना बेटा, ये जो न्यूटन रिंग्स, इनको न्यूटन रिंग्स कहते हैं। जो ब्लैक ब्लू ब्लैक लाइंस बन रही है, तो ब्लैक का मतलब डार्क इंटरफेरेंस, वाइट का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ लाइट नज़र आ रही है। फिर ब्लैक डार्क इंटरफेरेंस, फिर वाइट का मतलब लाइट नज़र आ रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर ब्लैक डार्क, फिर लाइट आ रही है, फिर ब्लैक, फिर डार्क। तो कंसेक्यूटिव इस तरह से साइकिल्स बन रहे होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूटन रिंग्स कहते हैं।
अब इसका सेटअप कैसे लगाया हुआ है बेटा, मैं इसकी एक आपको कंपाउंड डायग्राम दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक लाइट सोर्स लेते हैं मोनोक्रोमेटिक। इस लाइट सोर्स को हम एक कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखते हैं, ये फोकस पर। तो होता क्या है कि लाइट रे को बेटा क्या करता है, पैरेलल कर देता है। तो इस लेंस को फिर हम कॉलीमेटर कहते हैं। कॉलीमेटर वो डिवाइस होती है लाइट रेस को पैरेलल करती है। फिर ये लाइट रेस बेटा जाती हैं एक 45 डिग्री एंगल के ग्लास पीस पर, और यहाँ हमने लगाया हुआ है एक माइक्रोस्कोप। फिर ये लाइट रेस के पास पहुँचती हैं, सेंटर वाली बनाना चाहिए, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाती हैं। रिफ्लेक्ट होकर जब ये नीचे आती है तो यहाँ हमने रखा होता है, ये इसकी असल अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या क्या रखा हुआ होता है, यहाँ पे हमने रखा हुआ होता है एक तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक ग्लास पीस। ठीक है जी। तो ये बनती है एयर फिल्म, यहाँ पे ये एयर फिल्म बन जाती है, एयर मौजूद है यहाँ पे, और इसकी थिकनेस कितनी है, टी के बराबर है। एयर फिल्म बन गई। और जब लाइट इस पर इंसिडेंट होती है तो बेटा अगर आपको मान लीजिए रेड लाइट है तो आपको इस तरह के पैटर्न बनते हुए नज़र आते हैं। ये न्यूट्रन बनते हुए नज़र आते हैं। इसमें सेंटर हमेशा क्या होता है, जो सेंटर आता है बेटा वो क्या होता है, डार्क होता है। फिर ब्राइट लाइट, फिर डार्क इंटरफेरेंस, फिर ब्राइट, फिर डार्क इंटरफेरेंस, फिर ब्राइट, फिर डार्क इंटरफेरेंस। तो इस तरह का ये बेटा पैटर्न आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होता है। इनको हम क्या कहते हैं, न्यूटन रिंग्स कहते हैं। इसमें सेंटर क्या होता है, डार्क होता है आपके पास। ये जगह भी डार्क है। तो आपको करना क्या है कि ये जो न्यूटन रिंग्स बन रहे हैं इनको हम न्यूटन रिंग्स कहते हैं। तो न्यूटन रिंग्स बेसिकली कैसे बन रहे हैं हमारे पास, कि दी फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क कोसेंट्रिक सर्कल। देखें ये सारे सर्कल का सेंटर जो है ना वो एक ही है, ओरिजिन एक ही है, तो इसको हम कोसेंट्रिक सर्कल कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए न्यूटन रिंग्स की। Newton rings are interference pattern of concentric bright and dark rings are created due to reflection of light between two surfaces। ये दो surfaces हैं बेटा, देखें एक तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और एक ग्लास लेंस। इन दो surfaces के दरमियान में ये रिंग बन रहे होते हैं और ऊपर माइक्रोस्कोप से देखने पर नज़र आता है। अब हमें आज की डेरिवेशन बेटा करना क्या है कि हमें ये जो ब्राइट रिंग है कोई भी, ये देखें ये पहला ब्राइट रिंग है, ये दूसरा ब्राइट रिंग है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, इस तरह से बहुत सारे बन रहे हैं। तो मुझे किसी भी nth ब्राइट रिंग का रेडियस निकालना है। क्या निकालना है इसका मुझे, रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग। तो न्यूटन रिंग्स के टॉपिक में हमें ये काम करना है। तो न्यूटन रिंग्स की डेफिनेशन आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। द फॉर्मेशन ऑफ कोसेंट्रिक ब्राइट एंड डार्क रिंग्स ड्यू टू थिन फिल्म इंटरफेरेंस बिटवीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास पीस। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, और ये ग्लास पीस है।
तो सच रिंग्स आर कॉल्ड न्यूटन रिंग्स। ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है, तो उसको तो सही से याद करिएगा। ठीक है जी, दोबारा मैंने बता दिया, न्यूटन रिंग्स आर इंटरफेरेंस पैटर्न है कोसेंट्रिक ब्राइट और डार्क रिंग्स का है। यही देख लीजिए, सारे ब्राइट और डार्क रिंग्स बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, आर क्रिएटेड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिटवीन टू सर्फेसेस। स्फेरिकल सरफेस का मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और फ्लैट सरफेस का मतलब ये ग्लास पीस। ठीक है, तो इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशन आपको मिलेंगी। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने आपको दिखा दिया है। एग्ज़ाम में आपने ये वाली डायग्राम नहीं बनानी, ये डायग्राम नहीं बनानी बेटा आप लोगों ने एग्ज़ाम में, ये नहीं बनानी, आपने सिर्फ ये डायग्राम बना दी, ये वाला, जहाँ पे से प्लेनो कॉन्वेक्स नज़र आएगा लेंस और ग्लास पीस नज़र आएगा, और इनके दरमियान ये जो न्यूट्रन रिंग्स बन रहे हैं ये नज़र आ रहे हैं। तो आपने ये डायग्राम बनानी होगी, उसमें ये भी दिखा देंगे आपके थिन फिल्म इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप बेटा कि लाइट रे जो रे 2 है वो ग्लास से एयर, ये एयर है, और यहाँ पे एयर की फिल्म बन रही है जिसकी थिकनेस कितनी है हमने मान ली T के बराबर। तो यहाँ पे देखें लाइट रे 2 जो है, रे एंटर हुई ग्लास में, ग्लास के बाद फिर एयर में गई, तो रे 2 जो है वो डेंसर टू रेयर मूव हुई है। रे 2 में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। फिर जो रे 1 है जो आगे गई, एयर में ट्रैवल हुई, एयर के बाद फिर ग्लास से टकराई और फिर ऊपर गई, तो रे 1 में जो है वो 180 फेज चेंज आएगा। ओके, और रे 2 में कोई भी फेज चेंज नहीं आएगा, तो इस बात को याद रखिएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसकी ये बातें लिखी हुई हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया आपने, फिर उसके आगे आपने कॉन्वेक्स लेंस लगाया ताकि रेस को पैरेलल कर दे, फिर 45 डिग्री पे ग्लास प्लेट लगाई जिसने रेस को माइक्रोस्कोप पे और नीचे पड़े प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास पीस पे रिफ्लेक्ट किया, जिसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आए। तो ये सारी कहानी कंस्ट्रक्शन में लिखी हुई है। वर्किंग में क्या दिखाया है कि एयर फिल्म बन गई कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास पीस के दरमियान, जिसकी वजह से जब लाइट ट्रैवल हुई तो वहाँ पे दोनों रेस के दरमियान 180 डिग्री का फेज़ रिवर्सल चेंज आया, और उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया जिसमें सेंटर स्पॉट डार्क था। ठीक है, तो बेटा अब मैं इसकी डेरिवेशन पे आ रहा हूँ। हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ nth रिंग निकालना है, मैंने आपको बता दी ये बात। हमें ये फाइंड आउट करना है, द रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग। अच्छा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, जो कॉन्वेक्स लेंस है बेटा हमारे पास, ये भी ज़ाहिर सी बात है किसी सर्कल का टुकड़ा है, तो इसका जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो R होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज R, और थिकनेस ऑफ फिल्म कितनी है हमारे पास, T के बराबर, और पार्ट डिफरेंस आपको पता है 2T चल रहा है यहाँ पर। थिन फिल्म में पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 2T होता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, मैं इसकी डेरिवेशन पे आ रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये लेट R द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, Rn द रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग जो मालूम करना है, T इज़ द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। तो बेटा मैं ये डायग्राम बनाऊंगा जिसमें से मैं कॉन्वेक्स लेंस और इसको दिखाऊंगा, और इस पे जो ये ट्राइंगल बन रहा है या हमने इसको सॉल्व किया, हमें Rn निकालना है। क्या निकालना है, Rn, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के किसी भी ब्राइट रिंग का रेडियस ये निकालें। ओके, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक आता है ये फासला, ये फासला, तो ये Rn ब्राइट रिंग निकाला है। ये रिंग कोई भी हो सकता है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, हमने एन का नाम दे दिया, एन का मतलब कोई भी नहीं। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हमारे डेरिवेशन, रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग,
ठीक है जी। तो बेटा हमारे पास जो डायग्राम बनी थी वो इस तरह की थी कि ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस था, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारे पास एक थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका सर्कल अगर मैं पूरा कर दूँ, और ये हमारे पास एक प्लेन है, ग्लास पीस है। तो ये बेटा इसका रेडियस है, ये डिस्टेंस भी रेडियस इसका आर होगा, ये डिस्टेंस भी इसका रेडियस होगा, और ये डिस्टेंस भी इसका क्या होगा, रेडियस आर। तो मैं इतने सारे रेडियस को बना रहा, इसको मिटा रहा हूँ, और हमें निकालने का कि यहाँ पे इनके जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे, तो ये आपको पता है तो ये डार्क आ जाएगा, डार्क स्पॉट होगा। ये फर्स्ट डार्क रिंग है, सेकंड डार्क रिंग है, थर्ड डार्क रिंग है। तो हमें करना क्या है, हमें इस रिंग का आर एन निकालना है। ये डिस्टेंस आर एन, मान लीजिए ब्राइट रिंग की बात करें तो ये वाला फासला बेटा हमारे पास क्या हो गया, आर एन हो गया। और ये थिकनेस किसके बराबर है, ये थिकनेस बराबर है टी के। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला तो आर है, तो ये फासला कितना हो जाएगा, ये फासला बेटा का पूरा कितना है, आर है। और अगर ये फासला टी के बराबर है तो ये फासला कितना हो जाएगा, आर माइनस टी। तो ये वाली जगह क्या हो गया हमारे पास, आर माइनस टी। तो इनके पॉइंट्स देख लेते हैं नोट्स में क्या दिए हैं, इनके पॉइंट्स दिए हैं बेटा ये वाली जगह, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है ए तक, ये हो जाएगा आर माइनस टी, क्योंकि ये जगह किसके बराबर है, ये जगह टी के बराबर है। ठीक है जी, तो ये बात मैंने आपको दिखा दी। तो बेटा बी, पी और ए, हमने पॉइंट्स को नाम दिया है। ये पॉइंट बी है, ये पी है, और ये वाला पॉइंट जो है ये ए। तो एक ट्रायंगल बन गया बेटा हमारे पास, बी, पी और ए। ये जगह आर है, ये जगह आर एन है, और ये जगह आर माइनस टी है। तो हम इन राइट ट्रायंगल बी ए पी पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पीजी थ्योरम। क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अप्लाई कर दें इसको, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज के बराबर है, आर के बराबर है, आर स्क्वायर परपेंडिकुलर किसके बराबर है, आर माइनस टी, आर माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस बेस किसके बराबर है, आर। अभी मैं इसको आर लिख रहा हूँ, आर एन बाद में कर दूँगा। तो ओपन कर लेंगे, आर स्क्वायर हो गया, इसको ए माइनस बी के स्क्वायर से खोलें तो आर स्क्वायर माइनस 2RT प्लस टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ख़त्म हो गया, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ की माइनस हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक और अहम बात क्या है बेटा कि ये जो टी है, टी हमारे पास थिकनेस है फिल्म की, और ये थिकनेस बहुत ही थिन है। टी इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो बेटा अगर एक वैल्यू बहुत स्मॉल हो, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कहीं 1/2, इसका आंसर क्या आ रहा है 0.51। तो अगर आप 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर और छोटा हो जाएगा। तो बेटा टी वैसी है कि स्मॉल वैल्यू है, 0.00, उसकी एक्सपोनेंट -6 में उसकी लेंथ है।
तो उसका टी स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, तो टी स्क्वायर विल बिकम 0। एक छोटी वैल्यू को अगर आप स्क्वायर कर दें तो वो मज़ीद और छोटी हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे टी स्क्वायर को क्या मान लेंगे बेटा, 0 मान लेंगे। ये हमने अप्रोक्सीमेशन अप्लाई की है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये आर एन फाइंड आउट करना है। तो देखें क्वेश्चन क्या बन गई, 0 = -2RT प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2RT, और हमारे पास ये आर किसके बराबर हो जाएगा, √2T। मैंने 2T को अलग लिखा है क्योंकि 2T हमारे पास इसके बराबर है, पार्ट डिफरेंस के बराबर। इसको रख दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। क्लियर है यहाँ तक, डायग्राम समझ में आ गई। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया, उसके ग्लास स्लैब रखा, उसकी लाइट रेज ड्रॉ की हमने। अब यहाँ पे जो लाइट रेज आ रही होंगी वो कैसे आ रही होंगी, इसमें लाइट रेज चाहे तो आप दिखा दें, अगर ना भी दिखाएं तो उतना इशू नहीं है, लेकिन दिखा दीजिए कि यहाँ पर एक रे तो यूँ चली गई और एक रे यहाँ से अंदर होके गई। तो ये रे 2 में 180 फेस चेंज आया है, रे 1 में नहीं आया। यहाँ दिखाया हुआ अभी ये देखिए, ये डायग्राम साफ सुथरी से हमें बनाएगा जिसमें आप इस पोर्शन को भी दिखाएंगे। तो रे 1 में जो बाहर से होके आई है उसमें जो है बेटा हमारे पास फेज रिवर्सल आया है, जो ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर उसको हमने 2 का नाम कह दिया, हालांकि उसको 1 कहना चाहिए, उन्होंने 2 कह दिया बुक वालों ने। उसमें फेज रिवर्सल नहीं आया। ठीक है जी, तो हमने यहाँ तक बेटा काम कर लिया है कि हमने आर बराबर निकाल लिया, आर बराबर है 2TR के। अब हम वही वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा उसका, m + ½ लैम्डा। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को अब रब कर रहा हूँ। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट रिंग, हमें पता है कि पार्ट डिफरेंस कितना होता है। थिन फिल्म की बात होगी, थिन फिल्म में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस क्या होता है, m + ½ लैम्डा n। अब लैम्डा के बजाय n लिखेंगे आप तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहाँ n की वैल्यू जो है 1 है क्योंकि हमने एयर थिन फिल्म के तौर पर ऐड की है हमारी, तो लैम्डा ही लिख दें बेहतर है। और यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना है, तो 2T बराबर हो गया m + ½ लैम्डा के, और n किसके बराबर है, यहाँ 1 के बराबर है, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब इसको रख दीजिए बेटा पुट इन 1, तो 1 क्या बन जाएगा, r बराबर हो जाएगा √r, और यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे पास m + ½ लैम्डा। तो ये जनरल इक्वेशन आई है। अब इसमें हम रिंग्स निकालेंगे कि फॉर फर्स्ट रिंग, तो पहले रिंग के लिए बेटा हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, जिसमें n कितना आएगा, रिंग का मतलब, n का मतलब नंबर ऑफ रिंग है। तो m अगर आप 0 रखेंगे तो आपको n1 मिल जाएगा। कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ जल्दी से। ये r1 मिल जाएगा आपको यहाँ ऊपर रखने पर, क्वेश्चन नंबर 2 कह लीजिए इसको। √n की जगह 0 गया तो क्या बचा, 1/2 लैम्डा r / 2r। फॉर सेकेंड रिंग जब आप निकालेंगे, सेकेंड रिंग रेडियस ऑफ सेकेंड रिंग, तो n क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे, लेकिन m की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो देख लीजिए इसमें क्या बनेगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ।
ठीक है, आई होप ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया, समझ में आ गई डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बेटा, पहले हमने जो है वो n इजिकल टू 1 निकाला ब्राइट रिंग, तो m 0 रखा, पुट इन इक्वेशन 2। फिर हमने n इजिकल टू 2 यानी सेकंड ब्राइट रिंग निकालना है, उसका रेडियस निकालने की कोशिश करें, तो m की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसी तरीके से हमें nth रिंग निकालना है, तो फॉर सेकंड रिंग रेडियस n कितना रखेंगे 2, n कितना हो जाएगा 1। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, r इजिकल टू अंडर रूट m प्लस हाफ लैम्डा r। रखिए बेटा, क्या बन जाएगा, r2 कितना हो जाएगा हमारे पास, m की जगह आ गया हमारे पास 1 प्लस 1/2, तो हो जाएगा अंडर रूट 3/2 लैम्डा r फॉर रेडियस ऑफ थर्ड रिंग। थर्ड रिंग के लिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे, और n नंबर ऑफ रिंग थर्ड आ रहा है, m की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो r3 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1/2 लैम्डा r, यानी कि 5/2 लैम्डा r। अब मुझे निकालना है फॉर डॉट 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 करके फॉर nth रिंग, रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि जब m हमारे पास 0 था उस टाइम n कितना था बेटा 1, तो मैं क्या कंडीशन रखूं, इक्वेशन 2 में क्या कंडीशन रखूं कि मुझे एक टर्नल इक्वेशन मिल जाए। तो m जब 0 है तो n1 यानी कि m से एक नंबर आगे चल रहे हैं, तो बेटा इस 1 को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो क्या आ जाएगा, n-1 इजिकल टू 0। तो n-1 भी 0 के बराबर हो गया और m भी किसके बराबर है 0 के, इनकी लेफ़्ट साइड राइट साइड सेम हो गई है। तो हम लिख सकते हैं कि m इजिकल टू n-1 पुट इन टू इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, Rn अभी आया है इजिकल टू अंडर रूट m की जगह क्या आ जाएगा n-1, फिर क्या है उसके बाद प्लस 1/2 लैम्डा r। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये n-1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस हाफ का आंसर आएगा -1/2 n-1/2 लैम्डा r। तो ये हमारे पास nth रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग आ चुका है। एग्जाम में ब्राइट रिंग की डेरिवेशन नहीं पूछी आती, डार्क रिंग की कभी पूछी नहीं गई। यहाँ डार्क रिंग का न्यूमेरिकल है, तो डार्क रिंग का रेडियस जो है वो डायरेक्ट आता है, वो n लैम्डा r के बराबर आता है। r/d कितना आ जाता है डायरेक्ट, क्योंकि डार्क रिंग में m और n साथ साथ चल रहे होते हैं, ब्राइट में मसला आता है, वो डायरेक्ट n लैम्डा r आ जाता है। उसकी डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती, इसलिए मैं उसको ख़राब ही नहीं रहा, सिर्फ बता देता हूँ नोट्स में से देख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में डेरिवेशन यहीं तक आती है। अच्छा, कभी कभार एंगल भी गिवन होता है, अगर थिन फिल्म के साथ कोई एंगल बन रहा हो, लाइट रेज किसी एंगल पर आ रही हो, तो फिर वो चीज़ ये बन जाती है हमारे पास। बस हम क्या करते हैं, कॉस एल्फा से डिवाइड कर देते हैं न्यूमेरिकल में ही। और रीज़न क्या है कि सेंट्रल स्पॉट इज़ डार्क बिकॉज ऑफ पार्ट डिफरेंस इज 0। तो देखिए न्यूटन रिंग में द सेंट्रल स्पॉट ऑफ न्यूटन रिंग इज अपेयर डार्क ड्यू टू क्या होता है कि वहाँ पे बोथ फेज रिवर्सल भी आया हुआ होता है और वहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या होता है 0 होता है। तो न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू इंटरफेरेंस। ठीक है, येलो लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज यूज इन अ न्यूटन रिंग्स। द सेंट्रल स्पॉट इन न्यूटन रिंग इज ऑलवेज डार्क बिकॉज ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस और बिकॉज ऑफ फेज रिवर्सल। ठीक है,
तो पता है आपको पार्ट डिफरेंस जब ज़ीरो होता था नॉर्मल कंडीशन में तो वहाँ पे ब्राइट इंटरफेरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे फेज़ रिवर्सल की वजह से पार्ट डिफरेंस पे क्या हो चुका है, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसकी बेटा मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ ताकि आपको न्यूट्रॉन समझ में आ जाए। Newton's rings. The phenomenon of Newton's rings, named after Isaac Newton, is an interference pattern caused by the reflection of light between two surfaces, a spherical surface and an adjacent flat surface. When a parallel beam of monochromatic light is incident normally on a combination of a planar convex lens and a glass plate, a part of each incident ray is reflected from the lower surface of the lens, and a part, after refraction through the air film between the lens and the plate, is reflected back from the plane surface. These two reflected rays are coherent, hence they will interfere and produce. तो देखिए मेरा सेंटर ये डार्क है, लेकिन लग आपको रहा है हमें कि डार्क इंटरफेरेंस है। यहाँ पे लाइट बिल्कुल डिम है, क्योंकि लाइट रेडिएट इतनी सारी होती तो उसका कुछ तो शेडो आ ही जाएगा बीच में। बहरहाल ये डार्क इंटरफेरेंस है, ये ब्राइट है, डार्क स्पॉट होता है सेंटर में, ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर ये डार्क है, फिर ये ब्राइट है, फिर ये डार्क है, फिर ब्राइट, फिर डार्क इंटरफेरेंस। Use a system of alternate dark and bright rays. Apparatus. Monochromatic light. Wooden mount. This is a rectangular shaped box at the bottom of which we place plain glass material and the lens. Light is directed to the lens through this reflector. Optically flat glass plate. A planar convex lens. Traveling microscope. Procedure. Turn on the sodium lamp. Place a planar convex lens on the plain glass plate with curved surface in contact with the glass plate, and place this system inside a mount placed under a traveling microscope. The reflector on the mount will direct light onto the optical system. Focus the traveling microscope to see the bright and dark circular fringes. Fix the vertical crosswire of the microscope on the 20th bright ring at leftmost end and record the reading on the horizontal scale. Repeat these measurements for microscope movement from left to right and evaluate the diameters of different rings. ठीक है, ये बहरहाल एक्सपेरिमेंट बताना है। तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन रिंग्स का सेटअप था और ये न्यूट्रॉन रिंग्स बेटा बन रहे होते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा न्यूट्रॉन रिंग्स कहलाते हैं इनको। ठीक है, तो हमने न्यूट्रॉन रिंग्स की बेटा डेरिवेशन कर ली है पूरी। इसको यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा नोट्स में से। ठीक है, तो डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और ये रेडियस निकालने का तरीका बताया हुआ। तो रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग ही मैंने निकलवाया है और इसकी रीज़न भी लिख दिया है। तो अब ये पोलराइजेशन का टॉपिक रह गया। मैं आज के लेक्चर में जो है आपको पोलराइजेशन और न्यूट्रॉन रिंग्स के न्यूमेरिकल हम कवर कर लेंगे। फिर हमारा चैप्टर 9 आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।